स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, एज यू ऑल नो सीबीएसई का जो बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है वो 25 मार्च 2025 को होने वाला है। तो उस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। क्यों बेनिफिशियल रहेगी? क्योंकि आपको पता है बेटा 4+4 दो केस स्टडीज आपको 4-4 मार्क्स की आएंगी। तो वही जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। एंड जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई की ओर से बायोलॉजी के एग्जाम के लिए, उसमें भी जो केस स्टडीज दे रखी हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या लेवल है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। जो केस स्टडीज आएंगी उसका क्या लेवल है, किस लेवल तक जो सीबीएसई है बोर्ड एग्जाम में पूछती है केस स्टडीज। तो कुछ केस स्टडीज हम आज के पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट जो केस स्टडी है जो कि आपकी लास्ट ईयर 2024 में आई गई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको ये ग्राफ दे रखा है, उसके एक एक्सिस पे आपको टेक्सोनोमिक रिचनेस दे रखी है एंड एक एक्सिस में आपको एरिया मतलब रीजन्स दे रखे हैं, रीजन 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है आपका स्पीशीज एरिया जो का ग्राफ है आपका यूनिट लास्ट यूनिट में से ये लिया गया है, ठीक है। तो देखो क्या पूछता है। The India land area is only 2.4% of the world's total land area, whereas its share of global species diversity is an impressive 8.1%. However, in these estimates of the species for prokaryotes do not figure anywhere. Okay, the biologists are always keen ऑन कलेक्टिंग डाटा विद रिस्पेक्ट टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो आपको बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको उसका आंसर देना है। व्हाई इज द स्पीशीज रिचनेस मैक्सिमम इन रीजन 3 इन द बार ग्राफ। तो ये जो बार ग्राफ दे रखा है रीजन 3 की बात करते हैं हम, तो उसमें सबसे ज्यादा टेक्सोनोमिक रिचनेस दे रखी है। क्यों दे रखी है? तो बेटा आंसर आएगा क्या, अगर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है मतलब स्पीशीज रिचनेस है पर्टिकुलर एरिया में, तो मतलब फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल ज्यादा है, टेम्परेचर इसका मॉडरेट है, हाई रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल निशेस सपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। तो ये सारे के सारी कंडीशंस है जो कि स्पीशीज रिचनेस को डिनोट करती है, ठीक है जी। दैट्स व्हाई इन रीजन 3 द मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस सी। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो उसके अलावा भी एक और करके क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई इज स्पीशीज रिचनेस मिनिमम इन रीजन 1। तो रीजन 1 में अगर मिनिमम स्पीशीज रिचनेस है क्यों? क्योंकि कम क्यों है? क्योंकि उसका क्लाइमेट जो है कोल्ड एंड एरिड क्लाइमेट है विच इज लेस सुटेबल फॉर सपोर्टिंग डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स। सेकंड जो आपका आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, हार्श एनवायरमेंट है, तो करके जो स्पीशीज रिचनेस है वो इस रीजन 1 में मिनिमम है, ठीक है। बी पार्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड बट शो रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मेंशन व्हाट दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज रेफर टू एज, ठीक है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इसमें कौन सी डाइवर्सिटी है, कौन सी काइंड की? बीटा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो तीन तरह की डाइवर्सिटीज होती है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। इट रिफ्लेक्ट्स द वेरिएशन इन स्पीशीज कंपोजिशन बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स और रीजन्स। ओके, सी पार्ट आ जाता है, व्हाई इज इट दैट द प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव एस्टिमेटेड नंबर ऑफ देयर स्पीशीज डाइवर्सिटी एज सीन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्रोकैरियोट्स में स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों नहीं है जैसे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखते हैं? तो आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। तो देखो बेटा, द प्रोकैरियोट्स लैक मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेकिंग स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन चैलेंजिंग, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली वो क्या करते हैं, उनमें डाइवर्सिटी के जो फीचर्स हैं वो कम है, तो करके आइडेंटिफाई करने में स्पीशीज वो चैलेंजिंग हो जाता है। मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर्ड इन द लेबोरेटरीज, लिमिटेड डाटा कलेक्शन। थर्ड रीजन है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देम व्हिच इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स इंटेंसिव। तो बेटा देखो, ये जो आप लेवल देखो आप किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी तभी वो कंसेप्ट इस ग्राफ पे लगा सकता है, ठीक है। तो आपको थेरेटिकल नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपकी केस स्टडी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका ग्राफ है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ रखी है, एनसीईआरटी में आपको ग्राफ दे रखा है। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। ए पार्ट, नेम द हार्मोन एंड देयर सोर्स ऑर्गन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट पुबर्टी, ठीक है। तो सारे के सारे हार्मोन्स का आपको बताना है और उसके सोर्सेज बताने हैं, जैसे कि एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। एफएसएच कौन रिलीज करता है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एस्ट्रोजन रिलीज करता है ओवेरियन फॉलिकल एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, बी का आंसर देखो। तो फॉर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी एट व्हाट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एन अर्ली एम्ब्रियो should be implanted in the uterus, okay, of the human female who has opted for ART, that is assisted reproductive technique. Support your answer with a reason. देखो बेटा, अब ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 का कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन बनाया गया है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक IUT है उसके लिए कौन से फेज ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम इम्प्लांट कर सकते हैं एम्ब्रियो? तो आपका आंसर आएगा ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मतलब सेक्रेटरी फेज में आप एम्ब्रियो को इम्प्लांट करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि ल्यूटियल फेज में ही हम देखते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है और जो रिलीज करता है क्या, प्रोजेस्टेरोन। ओके, जो कि हेल्पफुल होगा, विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम थिकन्ड एंड प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम एनवायरनमेंट फॉर द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। तो ल्यूटियल फेज मतलब सेक्रेटरी फेज में हम क्या करेंगे, आईयूटी को जो कि एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी। सी पार्ट आ जाता है, नेम द हार्मोन एंड इट्स सोर्स ऑर्गन रिस्पांसिबल फॉर द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज में आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, दैट इज द एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, तो उसके सोर्स ऑर्गन्स भी लिख देने हैं। एफएसएच इज रिलीज्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एलएच इज रिलीज्ड बाय आल्सो रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो बेटा, इस तरह से पूरा का पूरा देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल से ये क्वेश्चन बना है। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं, तो उसमें पीवाईक्यू की जो प्लेलिस्ट है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के मैंने 6 to 7 केस स्टडीज डिस्कस कर रखी हैं, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपका आता है, ये भी एक सेट में पूछा गया है, आई थिंक सेट ए के 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका सेट ए में ये केस स्टडी पूछी गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Generally, in eukaryotic cells, the average length of the transcription unit along the DNA molecule is about 8,000 nucleotides. ठीक है, तो 8,000 nucleotides का DNA molecule है. So the RNA product of the transcription is also that long, but it only takes about 1200 nucleotides from the above RNA. तो 8,000 से सिर्फ और सिर्फ कितने बने, कितने न्यूक्लियोटाइड्स लिए, 1200 न्यूक्लियोटाइड्स above RNA product to translate average size of the polypeptide। कितने 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 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड बनी, 400 अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड बनी। तो सबसे पहले तो बेटा बात आती है कि 8,000 न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल था, तो सिर्फ और सिर्फ 1200 न्यूक्लियोटाइड्स ही क्यों लिए? तो बेटा देखो 8,000 में से 1200 ही न्यूक्लियोटाइड्स लिए, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, डीएनए से आरएनए जब बना तो यहाँ पे कौन सा आरएनए बना, दैट इज एचएन। यूकैरियोट्स की बात करें तो हमें पता है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है जो कि मैच्योर नहीं होता। ठीक है तो इसमें रिड्यूस क्यों हुए, क्योंकि हमें पता है एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स। ठीक है, एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स की पूरी चेन होती है। ठीक है, देखो ये डायग्राम देखो, एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स की पूरी चेन होती है। तो इंट्रोन्स को रिमूव करते हैं कौन, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्प्लाइसिंग करते हैं, इंट्रोन्स को रिमूव करते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड रिड्यूस हो गए इंट्रोन्स वाले, तो एक्सोन्स आपस में ज्वाइन करके मैच्योर एमआरएनए बना लेता है यूकैरियोट्स में। तो करके 8,000 से न्यूक्लियोटाइड्स रिड्यूस हुए 1200 न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, मतलब हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बना। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेम दिस आरएनए प्रोडक्ट ट्रांसक्राइब फ्रॉम डीएनए दैट सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेट्स इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ। तो आरएनए प्रोडक्ट कौन सा है, एचएनआरएनए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेंशन द एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये एंजाइम इसमें यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके जी, सॉरी। नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द 8,000। तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। कौन सा, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले कैपिंग होगी, ठीक है, उसके बाद टेलिंग होगी, फिर स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिसोम्स की हेल्प से फिर हमारा मैच्योर एमआरएनए बनेगा। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप इसमें क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। सी पार्ट है, राइट द नंबर ऑफ द आरएनए पॉलीमरेजेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आरएनए पॉलीमरेजेस आपको पता है, प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज होगा और यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को कोड करता है, 2 जो है मैसेंजर आरएनए को कोड करता है, एंड थर्ड जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के केस में 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे, प्रोकैरियोट्स के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में प्रीवियसली आए गए हैं। तो अब 2023 की बात करते हैं केस स्टडी में। तो आपका 2023 के बोर्ड के एग्जाम में लैक ओपरॉन मॉडल आया था। ठीक है, आपको डायग्राम गिवन नहीं था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, व्हाई इज लैक ओपरॉन सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा लैक ओपरॉन है वो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम क्यों बोला गया, क्यों, क्योंकि इट कंट्रोल द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, तो जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी। ठीक है, तो करके जो लैक ओपरॉन है इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। बी पार्ट देख लेते हैं। इट इज सेड दैट द लैक ओपरॉन हैज टू बी ऑपरेशनल एट अ वेरी लो लेवल इन द बैक्टीरियल सेल ऑल द टाइम। तो अगर
लैक्टोज प्रेजेंट नहीं भी है, मतलब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं भी है, तो स्मॉल अमाउंट में लो लेवल पे ये ऑन ही रहता है। क्यों क्यों जस्टिफाई करो। तो बिकॉज इवन व्हेन लैक्टोज इंड्यूसर इज नॉट प्रेजेंट, अ मिनिमल अमाउंट ऑफ द परमेज प्रोटीन नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड टू अलो सम लैक्टोज टू एंटर द सेल, ठीक है, विच इज नेसेसरी फॉर द ओपरन टू बी फुली इंड्यूस। तो करके ये जो है लो लेवल पे भी थोड़ा थोड़ा जो लैक्टोज है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब ऑन रहता है। क्यों? क्योंकि permease protein जो है need to be produced to allow some lactose to enter the cell which is necessary for the operon to be fully induced. Okay, why is regulatory gene in lack operon marked as I gene? तो I gene क्यों बोला जाता है? देखो ये I gene है, that is regulatory, P is promoter, O is operator and three structural genes are present Z, Y and A. तो I का मतलब है I means inhibitor. The I gene codes for the repressor of the lac operon. Okay जी, अब draw the schematic diagram of the lac operon in the absence of inducer and presence of inducer. तो दोनों में से एक करना है। तो absence of inducer में क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर के साथ, फिर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा और ऑपरेटर पे कुछ भी बाइंड नहीं करेगा, तो स्ट्रक्चरल जीन्स ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे, ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर लैक ओपेरॉन मॉडल, ठीक है। तो ये केस स्टडी आपकी 2023 में आई गई है। नेक्स्ट केस स्टडी जो कि है आपके ऑफिशियल सैंपल पेपर 2025 में जो सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर रिलीज करा है उससे केस स्टडी ली गई है बेटा। ये जो आपकी केस स्टडी है ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाना ये, ठीक है। ओके तो ये आपको बेटा ग्राफ दे रखा है, एक तरफ टेम्परेचर है और एक तरफ डेज है, ठीक है। टेम्परेचर देखो वेरी कर रहा है, ग्राफ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आपको बताना है एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर। तो फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो कि इस टेम्परेचर को वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है जब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हम पढ़ते हैं तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपको अच्छे से पढ़ लेना है एनसीईआरटी से डायग्राम। तो जो ये टेम्परेचर वेरी देख रहे हैं, टेम्परेचर देखो ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है ना, तो द रप्चर ऑफ द आरबीसीज, जब रप्चरिंग होती है आरबीसीज की, ठीक है, तो ये जो टॉक्सिक रिलीज करते हैं दैट इज द हेमोजोइन, ठीक है। हेमोजोइन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ द टेम्परेचर। कभी बॉडी चिल्ड होती है, कभी फीवर आता है, ठीक है। तो करके ये टेम्परेचर वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस इज द रीजन फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ दिस टेम्परेचर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डज दिस पैथोजन मल्टीप्लाई इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो पैथोजन है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में कैसे मल्टीप्लाई करता है, तो ये पूरे लाइफ साइकिल से आप देख लेंगे, ठीक है। देखो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है एनोफिलिस, वो बाइट करती है ह्यूमन पे, ठीक है। स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में लिवर सेल्स में वो जाती है, लिवर सेल्स में ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स एंड बर्स्टिंग द सेल्स रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में फिर क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल फीवर एंड अदर सिम्टम्स रिलीज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद गेमेटोसाइट्स बनते हैं। फिर जो अनदर मॉस्किटो जब उस ह्यूमन पे बाइट करती है तो वो आगे क्या करती है, सैलिवरी गट में चले जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स में फिर स्पोरोजोइड्स क्या हो जाते हैं, फिर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें किस तरह से ये मल्टीप्लाई करते हैं, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स, फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स को वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट्स इन न्यू ब्लड सेल्स एंड सेक्सुअल स्टेजेस गेमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आपने अच्छे से पढ़ लेना है। हाउ इज इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन, बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच इंट्रोड्यूसेस द स्पोरोजोइड्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द पैथोजन आर कंप्लीटेड इन द मॉस्किटो गट। मॉस्किटो के गट में कौन सा लाइफ साइकिल पैरासाइट का होता है कंप्लीट, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट, मतलब जाइगोट बनेगा मॉस्किटो के गट में, ठीक है जी। तो ये देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से आया गया है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको रीड आउट करके जाना, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हॉर्मोन्स से है, 2024 से ये क्वेश्चन लिया गया है बेटा। जितने भी चैप्टर नंबर 2 मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हॉर्मोन्स हैं आपको छोड़ के नहीं जाने हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हैं, चाहे वो इम्प्लांटेशन के हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी के हैं, ओके। तो ये सारे के सारे हॉर्मोन्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। इस चैनल पे आपको 5 मिनट्स की एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने फ्लो चार्ट में पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है, हॉर्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनके सोर्सेज में उसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं, लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट द साइट ऑफ द एक्शन ऑफ एफएसएच इन द टेस्टिस एंड डिस्क्राइब इट्स एक्शन, ठीक है। एफएसएच क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ एक्ट करता है, एक्ट ऑन द सर्टोली सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है।
एक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट्स Sertoli cells to secrete androgen binding protein, that is ABP. ABP maintains a high concentration of testosterone in the seminiferous tubules, which is essential for the progression of spermatogenesis. ठीक है जी. ओके, डिस्क्राइब द रोल ऑफ LH. LH का क्या रोल है? LH का रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस में. LH, that is luteinizing hormone, acts on Leydig cell. Okay, located in the interstitial space of the testis. It stimulates the Leydig cell to secrete testosterone, which is important role in the initiation and maintenance of the spermatogenesis. ठीक है. Next question, name the cells and their products which undergo mitosis and differentiation. Second part is meiosis 1 and meiosis 2 during the process of spermatogenesis. तो बेटा spermatogenesis के दौरान दो तरह के होते हैं, पहले माइटोसिस होती है, फिर meiosis 1 होती है, फिर meiosis 2 होती है. तो आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं. ठीक है. तो बेटा जो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन जो होगी सेल्स की वो स्पर्मेटोगोनिया में होगी. ठीक है. प्रोडक्ट क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे. जब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 1 किसकी जो मियोसिस 1 सेल्स हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में चेंज होते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. जब मियोसिस 2 होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किस में चेंज होते हैं? स्पर्मेटिड में. ठीक है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस अगर आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द accessory ducts दैट द स्पर्म लेवल ट्रेवल्स थ्रू फ्रॉम सेमनिफरस ट्यूब्यूल टू रीच द एपिडिडिमिस. तो आपको accessory ducts बताने हैं स्पर्म जो रिलीज करता है. फर्स्ट इज रेटिटेस्टिस, सेकंड इज वासा फ्रेंशिया, थर्ड इज द एपिडिडिमिस. ओके जी. तो ये सारे के सारे द स्पर्म्स ट्रैवल थ्रू द accessory gland. जो स्पर्म ट्रैवल करता है थ्रू द accessory डक्ट्स, कौन कौन से accessory ducts के थ्रू? रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया एंड एपिडिडिमिस. तो ये देखो बेटा इस तरह से क्वेश्चन. तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन है तो oogenesis भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है. ओके जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा 2023 में एक सेट में क्वेश्चन देखा गया है, ये आपके लास्ट यूनिट से क्वेश्चन है. आपको बेटा देखो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, बीच में इक्वेटर है. ठीक है. यहाँ पे पोल है और यहाँ पे पोल है. ठीक है. ए पार्ट है, राइट द ऑब्जर्वेशन मेड रिगार्डिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी व्हेन मूविंग फ्रॉम रीजन ए टू रीजन बी. अगर हम रीजन ए से रीजन बी जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी का आपको ऑब्जर्वेशन बताने हैं, रीजन बताने हैं. तो इक्वेटर से जब पोल की ओर जाते हैं बेटा तो जो है ए इज इक्वेटर एंड बी इज पोल. ठीक है. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है. ठीक है. डिक्रीज करती है क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर है ए मतलब वहाँ ट्रॉपिकल रीजन है, मोर स्टेबल क्लाइमेट है, ग्रेटर रिसोर्सेज है, वाइडर वेराइटी होगी. ठीक है. अगर बी रीजन की बात करें टुवर्ड्स पोल, पोलर रीजन, तो पोलर रीजन में क्या होता है? हार्श क्लाइमेट है, फ्यू रिसोर्सेज होंगे एंड लेस डाइवर्सिटी होगी. ठीक है. तो ये आपको पता होने चाहिए कि इक्वेटर एंड पोल का क्या रिलेशन है स्पीशीज डाइवर्सिटी के साथ. ठीक है. स्टेटिंग द रीजन, मेंशन द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द बर्ड स्पीशीज रिकॉर्डेड इन इंडिया. 1300 स्पीशीज जो रिकॉर्ड होती हैं इंडिया में, ये एनसीईआरटी से गिवन है. नेक्स्ट, नेम द रीजन इन द वर्ल्ड दैट रिकॉर्ड ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी. तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ है पूरे वर्ल्ड में? अगर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में है जो कि ब्राजील में है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है. ठीक है. ट्रॉपिकल रीजन है. ठीक है. क्लाइमेट इसमें बहुत स्टेबल होगा, ग्रेटर रिसोर्सेज होंगे, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी. तो देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चंस सीबीएसई ने डालने बंद कर दिए हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट 2024 में एक सेट में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा ये. ठीक है. ये आपका पूरा का पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से क्वेश्चन है. ठीक है. एड्स मतलब एड्स एंड HIV इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन है. नेम द ग्रुप ऑफ द HIV अटैक्स आफ्टर गेनिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड राइट द वेरियस इवेंट्स दैट अकर विद इन द सेल. तो HIV कहाँ पे टारगेट करता है? मोस्टली T हेल्पर सेल्स पे टारगेट करता है, मतलब T लिम्फोसाइट्स पे टारगेट करता है. जब वो HIV वायरस एंटर कर जाता है सेल में तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? The viral RNA is converted into DNA by reverse transcriptase. The viral DNA integrates into the host cell's genome using the enzyme integrase, and the host cell machinery is hijacked to produce viral particles, leading to the destruction of T helper cells. बनना बंद हो जाते हैं तो immunity automatically reduce हो जाती है person की. Okay. Right. The expanded form of the diagnostic test for detecting the AIDS. तो AIDS को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है? ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. Okay. ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. सी, मेंशन एनी 2 स्टेप्स सजेस्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज. तो वर्ल्ड WHO ने कौन कौन से स्टेप्स सजेस्ट करे थे कि ये जो डिजीज है वो कम से कम स्प्रेड हो? तो दो तरह के, कि यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शंस मतलब यूज ऑफ कॉन्डम्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एंड स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड दैट एंश्योरिंग ऑल ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर स्क्रीन्ड फॉर HIV बिफोर ट्रांसफ्यूजन. ओके. तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से पूछा गया है. Next question, case studies from your disorders. Okay. That is unit 2.
जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से ये केस स्टडी ली गई है, जो कि आपकी 2023 में आई गई है, ठीक है। स्टेट व्हाट इज एनिपोलॉइडी। एनिपोलॉइडी बेटा क्या होता है, व्हेन द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते प्रॉपर, एंड या तो गेन होगा क्रोमोसोम्स का या तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड द एनिपोलॉइडी, ओके। पॉलीपोलॉइडी, एनिपोलॉइडी, सो ये सारी की टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी पार्ट है, इफ ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस द क्रोमेटिड्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मेयोसिस, write only the different types of the gametes with altered chromosome नंबर दैट कुड पॉसिबली टू प्रोड्यूस। तो बेटा अगर बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जब स्पर्म्स बनते हैं, तो बोला गया क्वेश्चन में कि अगर मियोसिस अच्छे से नहीं हुई, मियोसिस के दौरान सेग्रीगेट नहीं हुए जो क्रोमेटिड्स हैं, तो किस तरह के डिफरेंट गैमीट्स बनने के चांसेस हैं। तो बेटा अगर क्या हुआ 22 प्लस एक्स वाई, 22 आर ऑटोसोम, एक्स वाई इज सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स, ओके। तो अगर क्रोमेटिड्स अच्छे से क्या हुए, सेग्रीगेट नहीं हुए, तो क्या क्या चांसेस है, या तो इफ द सेक्स क्रोमोसोम डू नॉट सेग्रीगेट प्रॉपर्ली, तो हमारे पास क्या क्या चांसेस है, गैमीट्स विद 2x क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो गैमीट्स विद 2XX हो सकता है, ये कंडीशन आ सकती है, या YY हो सकता है, ये कंडीशन आ सकती है, या एब्सेंस ऑफ क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है जी, ओके। सो next question is, a normal human sperm 22 plus Y fertilizes an ovum with the karyotype 22 plus XX. Name the disorders thus producing suffer from and write any two symptoms. तो ये कंडीशन क्या बनी, 22 plus XXY, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या शो करती है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ओके। जब मेल्स हैव फेमिनिन कैरेक्टर, सम फेमिनिन कैरेक्टर, स्टेराइल मेल विद अनडेवलप्ड टेस्टिस, ओके। तो ये क्लाइनफिल्टर डिजीज के सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नेम अ बेस्ट नोन मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एनिपोलॉइडी एबनॉर्मेलिटी, राइट टू सिम्टम्स। तो एनिपोलॉइडी एबनॉर्मेलिटी में हम टर्नर डाउन सिंड्रोम्स पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम्स क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 क्रोमोसोम नंबर पे एडिशनल कॉपी ऐड हो जाती है, तो जो सिम्टम है उस पर्सन में मेंटली रिटार्डेड होता है एंड शॉर्ट ब्रॉड पाम उसके होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी डिजीजेज हैं बेटा, उनके सिम्टम्स, उनका कॉजेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, चाहे वो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये सारी की सारी डिजीजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा ये जो केस स्टडी है, ये आपका होमवर्क है, आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इनडायरेक्ट वे में भी कि जो होस्ट एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होस्ट वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो आप इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो ये केस स्टडी है बेटा आपके बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से है, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी से है, जीन थेरेपी, ठीक है। तो नेम द ह्यूमन डिजीज फॉर विच द जीन थेरेपी वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम। ये जो जीन थेरेपी है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है बेटा। 4 year to a 4 year girl, 4 year old girl with adenosine deaminase ADA deficiency जिसको थी, तो जीन थेरेपी सबसे पहले क्लिनिकली उस पर ट्रीट करेंगे। सेकेंड, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द जीन थेरेपीज डिजीज यूजिंग द लिम्फोसाइट्स ऑफ द पेशेंट, व्हाई इज दिस थेरेपी नॉट अ परमानेंट क्योर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, in which the functional ADA is given to the patient by injection, okay. But the problem with both these approaches are they are not completely curable. तो क्या steps थे, the lymphocytes from the blood of the patient are grown in the culture outside the body. Functional ADA, the having the complementary DNA, cDNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. ठीक है। तो ये पूरी की पूरी टेक्निक थी। However, as these cells are not immortal, the patient requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. Okay. Write the possible permanent cure of the disease by the gene therapy that is in progress. Okay. तो permanent cure क्या है, if the gene isolate from the bone marrow cells, producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stage, it could be permanently cured. Okay. तो ये ADA deficiency से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका केस एज अ केस बेस्ड क्वेश्चन था, 2022 में ये क्वेश्चन आया गया है। तो इसको भी आपने, इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आपने अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी केस स्टडी है, ये भी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, एंड 2024 में भी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो बेटा ये आपको पूरा का पूरा ग्राफ दे रखा है, उसकी एक एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, एक एक्सिस पे टाइम दे रखे हैं। तो टाइम के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं, फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्लोप बन रही है।
तो इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ द पर्सन ट्रांसमिटिंग अ डिजीज। तो मैक्सिमम चांसेस जो आपके दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एकदम से। तो पीरियड ऑफ इलनेस में मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो पर्सन ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द पीरियड ऑफ द इलनेस में मैक्सिमम ट्रांसमिट हो रहा है डिजीज बाय बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज, देखो इंक्रीज हो रहे हैं एकदम से। तो साइंस एंड सिम्टम्स आर मोस्ट इन दिस पीरियड, ओके। सेकंड जो है स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज एन इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा? इंक्यूबेशन पीरियड है इट इज द टाइम इट टेक्स फॉर एन इन्फेक्शन टू डेवलप। जब इन्फेक्शन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस पीरियड को कहा इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। टू डेवलप आफ्टर अ पर्सन हैज बीन एक्सपोज्ड टू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इन दिस टाइम पैथोजन बिगिंस मल्टीप्लाइंग इन द होस्ट, ओके। नेक्स्ट, नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स दैट आर अटैक्ड बाय द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज। आपको डिजीज का नाम बताना है एग्जांपल की ओर से, तो एड्स आ जाएगी डिजीज। तो ये जो आपका एड्स है दैट इज HIV वायरस, ये पर्टिकुलरली इफेक्ट करता है किसको? टी लिम्फोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को, ओके जी। ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, केस स्टडीज में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर आप बना दोगे, जहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगे, H2L2 स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। 2 हैवी 2 लाइट चेन्स होंगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, लाइट चेन, हैवी चेन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। डाइसल्फाइड, ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। So this is all about today's video. This is all about today's video. If you like this video, like, share and subscribe my channel that is Prep Biology। बेटा ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रही होगी। इन सारी केस स्टडीज को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इस तरह की ही केस स्टडीज आपको कोई भी टॉपिक से, आपके सिलेबस के कोई भी टॉपिक से मिल सकती हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूर करके जाना है, कई किसी ना किसी सेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड केस स्टडी मिलेगी ही मिलेगी, ओके। तो I hope this video is beneficial to you all. All the very best for your board exam, coming board exam, ठीक है, जो कि आपका 25 ऑफ मार्च 2025 को होने वाला है, CBSE क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर बेटा PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है लगाने पेपर से पहले, तो PYQs की पूरी प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 आप दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आपको प्रैक्टिस कर सकते हो PYQs की, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो असर्शन रीजंस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं। तो ये सारी की सारी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो इस चैनल पे, ओके। सो सब्सक्राइब दिस चैनल